नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। क्या विजय माल्या को जानबूझकर बदनाम किया गया? क्या विजय माल्या निर्दोष है? क्या बैंक माल्या से जबरन पैसे वसूल रही है? और क्या किसी बड़े नेता ने माल्या को देश से भागने में मदद की? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें वो अपना पक्ष रखते हुए कई बड़ी बातें कर रही हैं। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर पॉडकास्ट में कैसे विजय माल्या ने अपनी छवि ठीक करने की कोशिश की। साथ ही ये भी बताएंगे कि उन्होंने जो पक्ष रखा है उसमें कितनी सच्चाई है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 मार्च 2016 एक ऐसी तारीख जो विजय माल्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो दिन जब उन्होंने जनेवा में होने वाली FIA मीटिंग के लिए लंदन की उड़ान भरी। वो कहते हैं कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले खुद भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली को सूचित किया। पर किसे पता था कि यह यात्रा का अंत नहीं होगा बल्कि एक लंबा डिपोर्टेशन शुरू होगा। माल्या का कहना है कि उनके पासपोर्ट को अचानक रद्द कर दिया गया और वो लंदन में कैद हो गए। वो दावा करते हैं कि ये किसी तरह की भागने की योजना नहीं, मैं चोर नहीं हूं। वो कहते हैं मुझे चोर कहना एक गुनाह है। इस बयान के पीछे छुपी कहानी 6,200 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी है, जो ब्याज और जुर्माने के साथ 9,000 करोड़ को पार कर चुकी है। IDBI बैंक से 900 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का आरोप भी है। 9 साल की चुप्पी के बाद माल्या ने पहली बार यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी खामोशी तोड़ी। एक 4 घंटे की बातचीत में अपनी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस कर्मचारियों की बकाया तनख्वाह और कानूनी जंग पर खुलकर बोले। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में रहे फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी पर भी बात की। माल्या ने कहा 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उनके बिजनेस के लिए टर्निंग पॉइंट था। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, एविएशन फ्यूल महंगा हो गया था और राज्य सरकारें भारी टैक्स लगा रही थी। ऐसे हालात में एयरलाइन को संभालना मुश्किल हो गया। मैंने प्रणब मुखर्जी से कहा कि एयरलाइन को छोटा करना पड़ेगा, कुछ विमानों और कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हालत अब काबू में आने वाली नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम इसे चलाते रहो, कनेक्टिविटी और नौकरियां जरूरी हैं, बैंक तुम्हें सपोर्ट करेंगे। माल्या ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का जवाब और उनका दबाव और ये झूठा आश्वासन कि बैंक मदद करेंगे, ये भारी पड़ा। नतीजा यह हुआ कि वो एयरलाइन चलाने पर मजबूर हुए, जबकि बैंकिंग सपोर्ट कभी नहीं मिला। माल्या के अनुसार इस सरकारी हस्तक्षेप ने उनके लिए परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया, यानी एक बड़ा तूफान। माल्या ने यह भी साफ कहा कि उन्होंने कभी भी कर्ज लौटाने से इनकार नहीं किया। उन्होंने 2012 से 2015 के बीच 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने 6,000 करोड़ से भी अधिक लौटाने का ऑफर दिया। उन्होंने दावा किया कि मैंने 5,000 करोड़ का ऑफर दिया था, फिर ब्याज और अन्य चार्जेस मिलाकर करीब 6,000 करोड़ की पेशकश की, लेकिन बैंकों ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वो 14,100 करोड़ वसूलना चाहते थे। अगर उस वक्त मेरा ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो वो आज इस मुद्दे से बाहर निकल चुके होते। माल्या ये भी कहते हैं कि बैंकों ने उनका कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, न ही ये स्पष्ट किया कि 14,000 करोड़ कैसे वसूले गए। उन्होंने कई बार SBI चेयरमैन और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखे, पर जवाब नहीं मिला। 2024 में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि ईडी ने माल्या की संपत्तियां बेचकर 14,131 करोड़ 67 लाख रुपए वसूले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि कौन सी संपत्तियां बेची गई और कैसे। माल्या ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा कि अगर आप मुझसे इतनी संपत्ति ले ली है तो फिर मुझे चोर क्यों कहते हो। इसके बाद उन्होंने विस्तार से बताया कि देश छोड़ने से पहले उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी। विजय माल्या के अनुसार 2 मार्च 2016 को वो FIA यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे 1 ऑटोमोबाइल की जनेवा में होने वाली वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए लंदन रवाना हो गए थे। इससे पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से संपर्क किया और उन्हें बताया कि भारत से बाहर जा रहे हैं। माल्या कहते हैं कि मैंने अरुण जेटली को संसद में बताया कि जनेवा मीटिंग के लिए लंदन जा रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि अगर बैंकों से वापस आने को तैयार हूं, लेकिन इसके बाद मीडिया में बवाल मच गया। मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया गया, जबकि मैं बाकायदा पासपोर्ट पर देश से निकला था।
लेकिन सवाल उठता है कि विजय माल्या बार बार दावा करते हैं कि वो भगोड़े नहीं हैं और उन्होंने कभी भारत से भागने की योजना नहीं बनाई थी। वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने सीबीआई के सामने पेशी दी थी कि और ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा था, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जल्दबाजी में करवाई गई कार्रवाई ने उन्हें फंसा दिया। लेकिन इन बयानों के उलट अदालत के रिकॉर्ड और उनके आचरण से यह साफ होता है कि माल्या ने भारत के अदालतों से दूरी बनाए रखी। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया, तब तक वो भारत छोड़ चुके थे और बार बार सुनवाई टालने के लिए कानूनी तकनीकी बहानों का सहारा ले रहे थे। ईडी और सीबीआई की कई समन और नोटिस के बावजूद माल्या भारत लौटकर व्यक्तिगत तौर पर किसी कोर्ट में पेश नहीं हुए। 2017 में भारत की एक विशेष अदालत ने उन्हें घोषित अपराधी कहा और 2018 में उन्हें आधिकारिक रूप से भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी FEO करार दिया गया। ये देश के फ्यूगिस्टिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत यह मामला था। इसके अलावा विजय माल्या के कई सार्वजनिक और कानूनी बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो भारत वापस आने को लेकर गंभीर नहीं थे। 2018 में लंदन की एक अदालत में प्रत्यर्पण की सुनवाई के दौरान उन्होंने दावा किया था कि भारत में जेल की हालत इनह्यूमन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो भारत लौटने के इच्छुक नहीं थे, बल्कि वो कानूनी और मानवीय आधार पर प्रत्यर्पण को रोकना चाहते थे। एक ट्वीट में माल्या ने लिखा था, मैं भारत लौटकर जेल नहीं जाना चाहता, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी और इज्जत के लिए यूके में रहना बेहतर समझता हूं। मैं 1992 से यूके की परमानेंट रेसिडेंसी रखता हूं और मेरा यहां रहना पूरी तरह वैध है। इन सब बयानों और अदालतों से लगातार गैर हाजिरी रहने के से साफ होता है कि विजय माल्या की फंसे होने की वाली सभी दलीलें आधी अधूरी हैं। उनके बयानों और बर्ताव में विरोधाभास है। एक ओर वो खुद को निर्दोष और देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया से लगातार बचते रहते हैं, जिससे ये धारणा और मजबूत होती है कि उन्होंने सामना करने से जानबूझकर परहेज किया। जिस एयरलाइन पर इतना विवाद हुआ उस पर विजय माल्या कहते हैं कि 2005 में बेटे सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की, एक ऐसी एयरलाइन जो भारत में प्रीमियम फ्लाइंग का पर्याय बन गई। लेकिन 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस सपने पर बिजली बनकर टूटा। माल्या ने अपने कर्मचारियों से उनकी सैलरी न दे पाने के लिए माफी भी मांगी। माल्या ने कहा, मैं कर्मचारियों से दिल से माफी मांगता हूं। माल्या की आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने बताया कि उनकी संपत्ति कोर्ट में फ्रीज थी। वो चाहते थे कि कर्नाटक हाई कोर्ट में जमा पैसे से सैलरी दी जाए, लेकिन बैंकों ने विरोध किया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ बंधे थे। लेकिन सवाल वही है कि माल्या ने कोर्ट में हाजिर ना होकर सही किया। अगर माल्या सही थे तो ये सारी बातें उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं की? क्या कोर्ट पर माल्या को भरोसा नहीं है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जब तक माल्या नहीं देते या फिर जब तक माल्या कोर्ट में आकर अपना पक्ष नहीं रखते, उन्हें शायद पूरी दुनिया भगोड़ा ही कहेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।